गॉस प्रमेय का उपयोग कहाँ और कैसे करें यह जानना जरूरी है। इसके लिए हम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। उस बात को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी प्रकार के आवेशों के वितरण का विद्युत क्षेत्र का परिमाण हम आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। चाहे उस आवेश वितरण के पदार्थ की आकृति कुछ भी क्यों नहीं हो, कैसी भी आकृति हो, उसके आवेशों के वितरण कैसा भी हो, तो हम उस सतहों के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र का परिमाण इजी वे में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले कि गॉस का प्रमेय क्या था। गॉस ने बोला था जो फ्लक्स है हमारा उसका डायरेक्टली संबंध होता है विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्र के से परिबद्ध क्षेत्रफल से, और ये जो संबंध है ये आया था हमारा Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये हमारा है गॉस का प्रमेय, यही है गॉस प्रमेय। अब इन प्रमेय को देखने से हमें क्या ज्ञात होता है कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो इस प्रमेय में हम देख रहे हैं कि Q है, क्या है, ये आवेश है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। ds क्या है, क्षेत्र है। और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यानी कि इस गॉस के प्रमेय को देखने के बाद हमें यही ज्ञात हो रहा है कि अगर हमें ये जो मैथमेटिकली दिया हुआ चीज है, क्षेत्र, सतह, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, आवेश और एप्सिलॉन नॉट, इसमें से ये जो है हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये एक नियतांक है जिसका मान हमें ज्ञात है। तो बाकी कितनी चीजें आगे जानने के लिए, एक E, ds और Q, यानी कि आवेश अगर हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र और उससे संबंध क्षेत्रफल, ठीक है। विद्युत क्षेत्र और उससे संबंध क्षेत्रफल अगर ज्ञात हो जाए तो हम विद्युत आवेश की गणना आसानी से कर सकते हैं। या हमें विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको आवेश के बारे में जानना चाहिए और ये क्षेत्रफल हमको जानना चाहिए, तो हम E निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इस समीकरण का उपयोग करके हम आवेशों का किसी प्रकार का जो वितरण है उसको आसानी तरीका से हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, पहला हम स्टेप लेते हैं गॉस एप्लीकेशन के लिए। पहला केस हम ले रहे हैं गॉस एप्लीकेशन का। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो गॉस थ्योरम का पहला एप्लीकेशन हमने लिया था बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी कि हमें कोई बिंदुवत आवेश है जिसके कारण हमको किसी भी बिंदु पे हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है। हम इसी एप्लीकेशन के साथ साथ आपको ये बताएंगे कि गॉस के नियम का जो प्रयोग है वह हम कैसे करें, ताकि हमें किसी भी प्रकार का आवेशों का वितरण दे दे तो हम आसानी से विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला स्टेप है और कुछ बात को हम ध्यान में रखेंगे कैसे करना है, उस स्टेप को देखना है। इस साइड हम करेंगे, स्टेप लेंगे गॉस नियम को लिखने का।
तो दोस्तों गॉस के प्रमेय का प्रयोग करने के लिए सबसे पहला काम होता है हमारा गॉसियन सतह का चुनाव करना। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? गॉसियन सतह का चुनाव करना। तो गॉसियन सतह का चुनाव कैसे करेंगे? किसी भी प्रकार का आवेश का जो वितरण है उस आवेश के वितरण के परितः हम एक गॉसियन सरफेस का चुनाव करेंगे और उस गॉसियन सरफेस के अंदर ही वह आवेशों का वितरण या एकल आवेश हो तो एकल आवेश मौजूद होगा। पहला स्टेप हमारा स्टेप फर्स्ट, गॉसियन सरफेस का चुनाव। ठीक है, अब इस स्टेप को ध्यान में रखने के लिए, गॉसियन सरफेस का चुनाव करने के लिए हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला बात क्या होगा कि गॉसियन सरफेस जो है उसके अंदर ही हमारा क्या हो? आवेश हो, यानी कि जो विद्युत आवेश जिसके बारे में हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण ज्ञात करेंगे वह आवेश क्या होना चाहिए? इस गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। इस गॉसियन सरफेस के अंदर होने के लिए क्या होना चाहिए गॉसियन सरफेस को? तो गॉसियन सरफेस जो हमेशा क्या होना चाहिए? गॉसियन सरफेस हमारा हमेशा बंद पृष्ठ होना चाहिए। बी। उसके बाद क्या होना चाहिए सिंपल? गॉसियन सरफेस हमने क्या चूज कर लिया? बंद पृष्ठ होना चाहिए। देखिए पहला स्टेप हमने क्या कहा है? बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम मान लेते हैं कोई बिंदुवत आवेश है, ठीक है, और हमें क्या कहते हैं? चूज ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का हम चुनाव करते हैं। हम मान लेते हैं कोई बिंदुवत आवेश प्लस क्यू है और ये कोई जगह है ओ ले ली, ठीक है। इसके परितः कोई पॉइंट P है जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस चार्ज और पॉइंट B के बीच एक डिस्टेंस हम एज्यूम कर लिए, वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है? R, ठीक है। अब इस R के परितः हम क्या करेंगे? एक गोलाकार आकृति ड्रॉ कर लेंगे। एक गोलाकार आकृति ड्रॉ कर लेंगे और यही आकृति हमारा क्या होगा? यही होगा गॉसियन पृष्ठ। ये आकृति क्या होगा? गॉसियन पृष्ठ। ये आकृति जो है हमारा क्या है? काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। सिर्फ हम एक कल्पना कर लेते हैं कि r दूरी के परितः एक स्फीयर की रचना हुई जो हमारा क्या कहलाया? गॉसियन पृष्ठ कहलाया, ठीक है। ये हमारा क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? ये जो गॉसियन पृष्ठ का चुनाव हमने कर लिया, लेकिन एक नियम और कहता है, एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा हमें। क्या? वह यही है कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे मतलब गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे E का मान क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, यानी कि E इज सिमेट्रिक, E इज सिमेट्रिक at every point। E is symmetric at every point। तो हम इसे देखते हैं। ये जो गॉसियन पृष्ठ है
यहाँ पे हम मान लेते हैं एक रेडियल डिस्टेंस r था, ठीक है। तो ई सिमेट्री बोल रहा है, इसके परितः सेम डिस्टेंस ये r है, ये भी क्या होगा r ही होगा। इधर चल जाए ये भी क्या होगा r ही होगा, और यहाँ चले जाए तो ये भी क्या होगा r ही होगा, ठीक है। डिस्टेंस सेम है। तो अगर हम इसके इस वृत्त के परितः, इस गोलाकार आकृति के परितः हम विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने की कोशिश करें, तो इस पॉइंट पे भी विद्युत क्षेत्र का परिमाण E ही होगा, और इस पॉइंट पे भी E ही होगा, और इस पॉइंट पे E ही होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है गॉसियन सतह एक दूसरे के सिमेट्री में है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वह प्रत्येक बिंदु पे क्या है समान है। तो हमने क्या किया, गॉस के नियम का जो दूसरा पार्ट बी था इसको हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बात ध्यान देना है गॉसियन सतह के लिए, क्या थीटा का जो मान होना चाहिए हमेशा, थीटा का मान 0 होना चाहिए, अर्थात जो विद्युत क्षेत्र हमारा है, विद्युत क्षेत्र एवं ds वेक्टर का दिशा समान होना चाहिए। ds वेक्टर का दिशा समान होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि गॉसियन सरफेस के लिए जो नियम बी था ये तो हम लागू कर चुके हैं। अब हमें देखना है थीटा का मान समान हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P के परितः एक मान लेते हैं अल्पांश क्षेत्रफल, जिसको नाम हम लोग दे देते हैं ds, और मान लेते हैं इसका जो सतह है एरिया वेक्टर ये है ds एरिया वेक्टर, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र प्लस q यहाँ इस पॉइंट चार्ज से रेडियली बाहर क्यों निकल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या होगा हमारा ये हो गया। अब इन दोनों के बीच जो था थीटा, थीटा यहाँ क्या दिख रहा है ds along with e, that is theta is equal to 0 डिग्री, और थीटा को क्या मिल गया यहाँ पे 0 डिग्री। तो थीटा का मान 0 होना चाहिए, ये भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब थीटा का मान 0 कब होगा, जब थीटा भी सिमेट्री होगा, ठीक है। थीटा भी क्या होगा सिमेट्री होगा। अब हम आते हैं इस एप्लीकेशन के पार्ट 1 पे, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण हम लोग कैसे ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इस केस में चूंकि गोलाकार आकृति जो हमारा होता है एक समान आकृति है, उसके जो मतलब त्रिज्या है चारों बगल से क्या है यहाँ पे समान है, इसलिए ये तो सिमेट्री केस में इजी वे में आ जाता है। लेकिन कभी कभी हमेशा हमें ये ही ऐसा ही पृष्ठ नहीं मिलेगा, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है, या आवेशों का वितरण किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर आवेशों का वितरण सतत ना हो कि असतत हो, तो आकृति का जो परिकल्पना हम करेंगे वह क्या होगा, वह एक नियमित आकृति नहीं होगी। तो नियमित आकृति नहीं होने के कारण हम क्या करेंगे, तब तो हमारा ये डिफॉल्ट हो जाएगा, इस नियम को हम वहां पे नहीं लगा सकते। इसके लिए भी एक उपाय है। उपाय क्या है, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ को विभिन्न सतहों में बांट लेंगे, यानी कि हम गॉसियन सतह को एक से अधिक सतहों में अलग अलग बांट लेंगे, और एक सतह को सिमेट्री जहां पे होगा, सिमेट्रिकल सतह जो होगी हमारे, उसके साथ हम गॉस के नियम लगा के विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लेंगे। फिर अलग सतहों के लिए विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लेंगे, बाद में के लास्ट में सब क्या करेंगे वेक्टर सम कर देंगे। इससे हमको उस पूरे असतत आवेशों के वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस स्टेप में हम लोग ले लेते हैं ए बी सी हमने देखा, अब हम देखते हैं डी वाला केस, यानी कि अगर सिमेट्री नहीं हो, एसिमेट्री हो, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक से अधिक गॉसियन पृष्ठ
एक से अधिक गॉसियन पृष्ठ का चुनाव कर अलग अलग ई का मान ज्ञात करेंगे। ये वाला स्टेप जो है हम देखेंगे अगले वीडियो में, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारा गॉसियन सरफेस के चुनाव से संबंधित कुछ बातें। अब हम आते हैं अपने इस जगह पे, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने जो गॉस के नियम का जो एप्लीकेशन के लिए शर्तें थी उसे पूरा कर लिया। अब निकालना है इसका वैल्यू। कैसे निकालते हैं देखते हैं। हम मान लेते हैं, इसके लिए कुछ परिकल्पना की है। क्या परिकल्पना कर रहे हैं उसको हम लिख ले रहे हैं। माना कि ठीक है, मान लिया, माना कि आर्टिजा का गोलाकार आकृति है जिसके अंदर केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P है जिससे E गुजरता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। अब हम क्या मान लेते हैं, ds एक सतह मान ली हमने, अल्पांश सतह ds, ds जो है हमारा E के एलाम है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होना क्या होगा, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है, हम कैलकुलेट करेंगे इसको E डॉट ds को। स्टेप 2 कह रहा है कैलकुलेट इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट ds। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा E है, इंटीग्रेशन किसको कर रहे हैं, ds को कर रहे हैं। E को हम बाहर निकाल लेते हैं, E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds कहां से आए, जीरो, और E हमारा कांस्टेंट है जिसको हम बाहर निकाल देंगे, तो E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, अब देखिए क्यों आया ds, क्योंकि थीटा का मान क्या था यहाँ पे, जीरो। हम पहले से बता चुके हैं थीटा इक्वल टू 0 इक्वल 0 का मान 1 होता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ds और ये, तो ds क्या है हमारे पास में, अगर हम पूरे को ds को इंटीग्रेट करेंगे ये क्या बनेगा, गोलाकार आकृति मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, गोलाकार आकृति मिल जाएगा। अब गोलाकार आकृति है, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को हम रख देंगे, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, E मल्टीप्लाई बाय 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब स्टेप 2 का काम पूरा हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये तो हमें मिल गया, अब किसको कैलकुलेट करना है, Q। तो हम करेंगे अब
स्टेप थर्ड, कैलकुलेट चार्ज। तो चार्ज यहाँ पे क्या दिया हमने, क्यू दिया हुआ, क्यू तो कैलकुलेट करने की आवश्यकता है क्योंकि पहले से उसको गिवन है, इसलिए यहाँ पे क्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। अब क्या करना है, फिर दोनों नियमों को एक साथ रखना है, ठीक है। और इसको हम समीकरण बना लेते हैं, y is equal to e multiply by 4 pi r square. This is equation first, then phi equal to q by epsilon naught। इसको मान लेते हैं हम लोग, तो now from equation 1 and 2 we get, क्या पाएंगे हम लोग, e multiply by 4 pi square equal to q by epsilon naught, then e equal to 1 by 4 pi r square q by epsilon naught, और e equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square, ठीक है, q by r square। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, ये हमको ड्रॉ करना था।